अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ स्लीप डिप्राइवेशन है। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसलिए आपने गौर से इसको सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्लीप को डिफ़ाइन करेंगे कि स्लीप किसे कहते हैं, ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद फिर हमारे साथ स्लीप के कितने स्टेजेस है, उन स्टेजेस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम सर्केडियन रिदम को अंडरस्टैंड करेंगे कि सर्केडियन रिदम किसे कहते हैं, ठीक है, और सर्केडियन रिदम में क्या होता है। इसके अलावा सर्केडियन डिससिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, या सर्केडियन डिसिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं। इसके अलावा डिसफंक्शनल स्लीप से क्या मुराद है, स्लीप डिप्राइवेशन इन क्रिटिकल केयर यूनिट इससे क्या मुराद है, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन इन क्रिटिकल केयर यूनिट में जो पेशेंट होते हैं, अगर वो स्लीप से महरूम रह जाए तो इसके असरात उन पर क्या मुरतब होंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ स्लीप डिप्राइवेशन के जो साइन सिम्टम्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग रूटीन्स एंड इंटरवेंशन, नर्सिस जो है किस तरह से अपने पेशेंट की जो स्लीप रूटीन है उसको मेंटेन रख सकते हैं और उसके लिए वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा फार्माकोलॉजी एंड स्लीप, मतलब ड्रग्स का या मेडिसिन्स का जो है स्लीप के साथ क्या ताल्लुक़ है, स्लीप के लिए हम किस तरह के मेडिसिन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ नर्सिंग चैलेंजेस, इन सारे रोल्स को प्ले करने के दौरान नर्सेज जो है किस किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर स्लीप के लिए हम अपने पेशेंट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो इस पर आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ स्लीप की, कि स्लीप किसे कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कहते हैं कि स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस from which a person can be aroused by appropriate sensory or other stimuli. डियर स्टूडेंट, स्लीप ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा स्टेट होता है किसी भी बंदे का जिसमें वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, अनकॉन्शियस हालत में होता है, ठीक है। और इस अनकॉन्शियस हालत से कॉन्शियस हालत में आने के लिए इसको ख़ास सेंसरी और अदर स्टिमुलाई की ज़रूरत पड़ती है। अब अनकॉन्शियस किसे कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि आप चीज़ों से बिल्कुल बेखबर हो जाए। ज़ाहिरी बात है, जब हम सोने लगते हैं और जब हम सो जाते हैं तो फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है या जो दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कुछ हद तक जो है हम इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर होते हैं, लेकिन जब हमें ख़ास किस्म के सेंसरी या दूसरे स्टिमुलाई जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद इन स्टिमुलाई के कंटिन्यू मिलने की वजह से हम क्या होते हैं, हम अनकॉन्शियसनेस स्टेट से जो है वो ट्रांसफ़र होकर कॉन्शियस स्टेज में आ जाते हैं और इस तरह से हम स्लीप से जाग जाते हैं, हम नींद से जाग जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को स्लीप कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि स्लीप मतलब जो नींद है, ये किसी भी शख्स की वो कंडीशन होती है, वो हालत होती है जिसमें वो एक ख़ास पीरियड के लिए अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और वो फिर अपने इर्द
गिर्द मौजूद चीज़ों से बिल्कुल बेखबर होता है, उसको किसी भी चीज़ का फिर पता नहीं चलता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं। इसी तरह से स्लीप की दूसरी डिफिनीशन भी यहाँ पर हमें दी गई है। कहते हैं कि इट इज़ अ रिवर्सिबल बिहेवियरल स्टेट of perceptual disengagement and unresponsiveness to the environment। वही बात है जो कि मैंने आपको फर्स्ट डिफिनीशन में कही कि जो स्लीप है ये हमारे साथ एक रिवर्सिबल बिहेवियरल स्टेट है परसेप्चुअल डिसएंगेजमेंट की। परसेप्चुअल डिसएंगेजमेंट से मुराद ये है कि जब हम स्लीप स्टेट में चले जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो फिर हम ना किसी की आवाज़ को सुनते हैं, ना किसी भी किस्म की मतलब आवाज़ होती कि उसको हम नहीं सुनते, ना ही किसी की जो टच है, अगर कोई हमें थोड़ा सा टच करे तो हमें पता नहीं चलता कि किसने हमें टच किया है। तो मतलब हम चीज़ों को फिर परसीव नहीं कर पाते, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होता है या जो रूम होता है जहाँ पर हम सोए हुए होते हैं, तो उस रूम में क्या हो रहा है इन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस किस्म का जो रिवर्सिबल बिहेवियरल स्टेट होता है, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इस स्टेट को हम स्लीप कहते हैं, ठीक है। फिर मज़ीद कहा गया है कि स्लीप इज़ द स्टेट ऑफ नेचुरल रेस्ट ऑब्जर्व इन मोस्ट मैमल स्लीप, ठीक है। अब हमारे साथ जो स्लीप पैटर्न है, तो ये हमारे साथ एक कुदरती रेस्ट पैटर्न है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम रेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम रेस्ट करते हैं, सुकून को हासिल करते हैं। और इस पैटर्न को ज़्यादातर मैमल्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। रेगुलर स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से स्लीप करना, प्रॉपर तरीके से सोना जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्लीप के दौरान क्या होता है? एनाबोलिज्म, द सिंथेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स एंड अ डिक्रीज रेट ऑफ कैटाबोलिज्म। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो इस दौरान दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस हमारे साथ एनाबोलिज्म प्रोसेस होता है। स्लीप के दौरान जो एनाबोलिज्म प्रोसेस होता है, तो इसकी जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह से जब हम सो रहे होते हैं तो पूरा दिन जागते हुए हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई होती है या हमें जो थकावट हुई होती है, तो वो इस स्लीप के दौरान जो है वो थकावट हमारी बॉडी से जो है निकल जाती है। और किसी भी किस्म की जो एबनॉर्मेलिटी होती है या सेल में जो ख़राबी आई हुई होती है, तो वो ख़राबी जो है ख़ुद ब खुद एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए वो रिपेयर हो जाती है। इसी तरह से जो दूसरा प्रोसेस स्लीप के दौरान होता है वो क्या है? वो डिक्रीज़ कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब कैटाबोलिज्म का प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज रेट ऑफ स्टिमुलाई। इट इज़ करेक्टराइज बाय अ रिडक्शन इन वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, डिक्रीज रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म का जो प्रोसेस है, मतलब जो तोड़ फोड़ का जो अमल होता है वो स्लीप के दौरान डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती बनिस्बत जब हम जाग रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें हर टाइम जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो कैटाबोलिज्म प्रोसेस होता है तो वो वेकफुलनेस के दौरान इंक्रीज़ होता है और एनाबोलिज्म का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस जो है स्लीप के दौरान अकड़ होते हैं। इसी तरह से एडल्ट नॉर्मली स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ देयर लाइफ एस्लीप। हमारे साथ जितने भी एडल्ट लोग हैं, ठीक है, तो वो अपने ज़िंदगी का 3 में से 1 हिस्सा जो है वो स्लीप में गुजारते हैं। रिसर्च इन्वॉल्विंग द सिमल्टेनियस मॉनिटरिंग ऑफ द स्लीप। इसी तरह से स्लीप स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए
जो रिसर्च किए गए हैं और जिन चीज़ों के ज़रिए रिसर्च की जाती है, जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आ जाता है, जिसको हम EEG कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस डिवाइस के जो लीड्स है इसको हम क्या करते हैं, स्कल पर लगाते हैं और इस लीड्स के ज़रिए हम ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम ये हमारे साथ एक ऐसा अमल है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम आई के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो नर्वस एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी तरह से जो तीसरा प्रोसेस यूज़ होता है स्लीप स्टेटस को मेजर करने के लिए, इसको जो है मॉनिटर करने के लिए जो तीसरा प्रोसेस यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, तो वो इलेक्ट्रोमायोग्राम है, जिसमें हम मसल के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये तीन वो बेसिक प्रोसेसेस है जिसके ज़रिए हम स्लीप के स्टेटस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्लीप के। हमारे साथ स्लीप के बहुत सारे स्टेजेस हैं, जिसमें जो मेजर स्टेजेस और जो फेमस और कॉमन स्टेजेस है वो क्या है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ NREM स्टेज आता है। NREM स्टेज स्टैंड फॉर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा स्टेज है उसको REM स्टेज कहते हैं, REM स्टेज ऑफ स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप। इसी तरह से अगर हम फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप की बात करें तो इसकी मज़ीद जो है क्लासिफिकेशन हुई है 4 स्टेजेस में। ये मज़ीद फिर 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जो पहला स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है, ये तकरीबन 50 to 60% ऑफ स्लीप जो है इस स्टेज में लोग करते हैं। और इसी तरह से इस स्टेज में जो स्लीप लोग करते हैं, जो सोते हैं, तो वो उस स्लीप को क्या कहते हैं, लाइट स्लीप कहते हैं। मतलब लोग जो है वो गहरे नींद में नहीं होते, बल्कि वो लाइट स्लीप में होते हैं और बहुत जल्दी किसी भी किस्म की शोर शराबे से जो है वो क्या हो जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं। इसी तरह से जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है, तो इसको डीप स्टेज कहते हैं, ठीक है, डीप स्लीप स्टेज कहते हैं। और इसमें तकरीबन 20% ऑफ स्लीप जो है लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। इसी तरह से रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप में 20 to 25% ऑफ टोटल स्लीप जो है वो लोग करते हैं। ये हमारे साथ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ब्रेन्स के या किसी भी मतलब इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोमायोग्राम के ज़रिए स्लीप के स्टेटस को चेक करने के लिए जो है ये एक मॉनिटरिंग जो है ये ऑब्जर्वेशन की गई है, जिसमें जो पहले नंबर पर हमारे साथ जो वेव है ये हमारे बीटा वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये ज़्यादातर स्टेज 1 में हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो पेशेंट होते हैं या जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो जाग रहे होते हैं, वो बिल्कुल अपने होश और हवास में होते हैं, एक्टिव होते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है, ये भी इसमें भी जो लोग होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, ड्राउजीनेस का शिकार हो जाते हैं, मतलब उनको जो है नींद आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा स्टेज है, ये हमारे साथ वो स्टेज है जिसमें जो लोग होते हैं वो गहरी नींद में चले जाते हैं और इसी तरह से उनकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से डिक्रीज़ हो जाते हैं। और स्टेज 4 जो है ये हमारे साथ डेल्टा वेव के ज़रिए प्रेजेंट होता है, जिसमें जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो मुकम्मल तौर पर डिक्रीज़ हो जाते हैं। और आप इस वेव से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेव के ज़रिए, इस वेव में हमारे साथ जो पीक्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं बनिस्बत इस पहले 2 वेव्स के, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिफरेंट स्टेजेस में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है हमारे ब्रेन, मसल्स और आइज़ के, वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। और इसको ये नाम्स भी दिए गए हैं।
जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि स्टेज 1 में हमारे साथ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेज 2 में जो है ये वही होते हैं, लेकिन स्टेज 1 के बनिस्बत थोड़े से कम होते हैं। फिर स्टेज 3 में जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है पीक्स की वो मज़ीद कम हो जाती है। स्टेज 4 में फिर ये सबसे ज़्यादा कम हो जाती है, और इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ पेशेंट होता है या जो इंडिविजुअल होता है जो कि सो रहा होता है तो उसकी जो नींद है वो डीप हो चुकी होती है, वो डीप स्लीप में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो नॉन रैपिड स्टेज है स्लीप का, उसमें से स्टेज 1 की बात करेंगे कि स्टेज 1 में क्या होता है। द इंडिविजुअल में नॉट इवन बी अवेयर दैट ही हैज़ बिगन टू स्लीप, ठीक है। स्टेज 1 में जो लोग होते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि वो स्लीप में जाने वाले होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, वो जाग रहे होते हैं, कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। स्टिल अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, और इसी तरह से वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से बिल्कुल बाखबर होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसके अलावा द इंडिविजुअल इज़ रिलैक्स एंड ड्राउजी, इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है, और इसके साथ साथ उसमें जो है नींद की जो निशानात है, जो अलामात है वो आना शुरू हो जाते हैं, और नींद जो है उनमें तारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेजीनेस का शिकार हो जाता है। हिज थॉट आर एमलेस एंड बिगिन टू ड्रिफ्ट, इसी तरह से इस दौरान वो जो सोच रहा होता है, जो थिंकिंग कर रहा होता है, तो वो बेमकसद होता है, उसके पीछे किसी किस्म की वजह या किसी किस्म की लॉजिक जो है वो नहीं होती, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ब्रेन वेव्स लो, और इसी तरह से जो ब्रेन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लो होता है। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, एम्पलीट्यूड से मुराद ये है, ये दो पीक के दरमियान जो फासला होता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दो वीक्स के दरमियान फासला होता है तो ये बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे ये इंडिकेशन मिल रही होती है कि जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो अभी क्या है, वो अभी चल रही है, और जो ब्रेन है वो अभी एक्टिव है, ठीक है। तो ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, एक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो वेव्स होती है, वेव्स की एम्पलीट्यूड वो बहुत ज़्यादा लो होती है। इसी तरह से फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द इंडिविजुअल इज़ लेस रिएक्टिव टू आउटसाइड स्टिमुलाई बट कैन स्टिल बी अरोज इजीली, चूँकि स्टेज 1 में हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं या जो इंडिविजुअल होते हैं तो वो अभी जाग रहे होते हैं, और उन पर जो है नींद अभी अभी तारी हो चुकी होती है, तो मतलब ये है कि वो अभी हल्के से नींद की कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर इनके इर्द गिर्द किसी भी किस्म का थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो या पैदा हो तो उससे वो बहुत आसानी से जाग जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर एंड वाइटल साइन स्टार्ट्स टू ड्रॉप एज मेटाबॉलिज्म स्लो, अब जब पेशेंट जो है वो सोने की कोशिश कर रहा है या एक बंदा जो है वो सोने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ये है कि इस स्टेट में, इस कंडीशन में वो बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है, किसी किस्म की एक्टिविटी वो नहीं कर रहा होता है, तो इस वजह से बॉडी को जो है एनर्जी की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती उस कंडीशन के मुताबिक, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, और इसके साथ साथ जो वाइटल साइन होते हैं वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्टेज 1 इज़ अ ब्रीफ स्टेज लास्टिंग नो मोर देन 7 मिनट्स। अब हमारे साथ जो स्टेज 1 स्टेज है, ठीक है, इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट्स तक होती है। स्टेज 1 में जो पेशेंट होते हैं या जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट्स तक जो है वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। 7 मिनट के बाद फिर वो स्टेज 2 में चले जाते हैं, और स्टेज 2 में जाने के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद वो फिर स्टेज 3 में चले जाते हैं, और फिर इस तरह से वो डीप स्लीप में जो है चले जाते हैं, और फिर गहरी नींद में वो सो रहे होते हैं। लास्ट
2% to 5% ऑफ टोटल स्लीप टाइम। अब एक बंदा मिसाल के तौर पर वो जो है 6 घंटे सोता है, ठीक है, तो 6 घंटों ये 6 आवर जो है ये उस बंदे की टोटल स्लीप टाइम है। तो टोटल स्लीप टाइम में जो स्टेज 1 स्लीप है जिसे हम लाइट स्लीप स्टेज कहते हैं, तो ये 2 से लेकर 5% तक होती है। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के स्टेज 2 की हम बात करेंगे। इज अ स्लाइटली डीपर स्लीप एंड इज अ ट्रांजिशन और डोर स्टेज टू डीपर NREM स्टेजेस और टू REM स्लीप, ठीक है। स्टेज 2 ऑफ NREM स्लीप ये हमारे साथ थोड़ा सा डीपर स्लीप स्टेज होता है। इसमें जो पेशेंट होता है या जो बंदा होता है जो स्लीप की कंडीशन में होता है, तो उसकी जो स्लीप होती है, उसकी जो नींद होती है, तो वो स्टेज 1 के बनिस्बत थोड़ी सी गहरी होती है। और इसी तरह से स्टेज 2 को जो है इसको डोर स्टेज ऑफ डीपर स्लीप भी कहा जाता है। मतलब डीप स्लीप में जाने के लिए इसको जो है एक दरवाज़ा भी जो है समझा जाता है कि स्टेज 2 में आने के बाद जो लोग होते हैं वो फिर डीप स्लीप में गहरी नींद में जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल इज़ नो लॉन्गर अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। अब स्टेज 2 में क्या होता है, जब एक बंदा जो है वो स्टेज 2 में चला जाता है, स्लीप के स्टेज 2 में चला जाता है, तो फिर इसके बाद जो है उसको पता नहीं चलता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ब्रेन वेव्स इज़ हायर। इस स्टेज में भी ब्रेन वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हायर हो जाते हैं। एम्पलीट्यूड का मैंने आपको कहा कि 2 पीक्स के दरमियान जो फासला होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। स्टेज 1 में हमने बात की थी कि ब्रेन वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो लो होते हैं, मतलब इनके दरमियान जो फासला होता है वो लो होता है। लेकिन स्टेज 2 में फिर ये फासला 2 पीक्स के दरमियान बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इज़ अ लिटिल हार्डर टू अवेकन। ज़ाहिरी बात है, जब एक बंदा जो है थोड़ा सा गहरी नींद में चला जाता है तो गहरी नींद से जगाना फिर उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा मुश्किल से वो फिर गहरी नींद से जागता है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ ड्रीम्स में आकर, और इसी तरह से फिर इस स्टेज में लोग जो है ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। लोगों को जो है तरह तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और वो ख्वाब और उन ख्वाबों की जो ड्यूरेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। कभी एक चीज़ के बारे में वो ख्वाब देखते हैं, कभी दूसरी चीज़ के बारे में, ठीक है। आई स्लोली रोल फ्रॉम साइड टू साइड। इसी तरह से जब स्टेज 2 में लोग सो रहे होते हैं तो दूसरे लोग जो है उनकी जो आई मूवमेंट है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो बंदा जो कि सो रहा होता है वो कभी एक साइड से दूसरी साइड को आई अपनी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म एंड वाइटल साइन कंटिन्यू टू डिक्रीज़, और इसी तरह से जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और जो वाइटल साइन है वो मुसलसल डिक्रीज़ होते जा रहे होते हैं। डिक्रीज़ क्यों होते जा रहे हैं होते हैं इस वजह से हो रहे होते हैं कि हमारी बॉडी जो है किसी किस्म की मूवमेंट नहीं कर रही होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना होने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्लो होता है तो मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट प्रोडक्शन भी होती है। तो अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डिक्रीज़ होने की वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से जो वाइटल साइन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। स्लीप स्प्लेंडर होगा, ठीक है, स्पेंडर होगा। इसके साथ साथ इसकी जो टाइम पीरियड है वो 5 से लेकर 15 मिनट्स तक होगी, ठीक है। स्लीप स्टेज 1 में जो है हमने बात की थी कि स्टेज 1 का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट्स तक होता है, 7 मिनट्स तक होता है। लेकिन स्टेज 2 का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 15 मिनट्स तक होता है। इसके दौरान अगर डिस्टर्बेंस ना हो, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो फिर ये पेशेंट या ये जो बंदा सो रहा होता है वो स्टेज 2 से ट्रांसफ़र होकर
स्टेज 3 में चला जाता है और उसकी जो स्लीप है वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड प्रीडोमिनेंट NREM स्लीप स्टेज इन एडल्ट। और इसी तरह से जो स्टेज 2 है ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप का जो है सबसे मोस्ट स्टेबल और प्रीडोमिनेंट स्टेज है एडल्ट में, जो कि ज़्यादा कॉमनली होता है। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात करेंगे NREM स्टेज 3 स्लीप का जो स्टेज 3 है उसके बारे में बात करेंगे। इज़ मच डीपर देन that of stage 2 and the individual is now more difficult to arouse। अब हमारे साथ जो स्टेज 3 है ये स्टेज 1 और स्टेज 2 के बनिस्बत ज़्यादा डीपर स्टेज होता है। इसमें जो बंदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है और इसको जगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे साथ वो स्टेज है जिसमें जो सोने वाले लोग होते हैं या जो सो रहे होते हैं वो स्नोरिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब खराटे लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ मसल टोन, वाइटल साइंस, बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म आर डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ होता है इस वजह से जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो जाता है, वाइटल साइन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ रफली 15 to 20 मिनट्स आफ्टर फॉलिंग अस्लीप, जब लोग स्लीप में चले जाते हैं, लोग सो जाते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 से लेकर 20 मिनट्स तक होता है। मतलब 15 से लेकर 20 मिनट तक जो है जो लोग हैं वो इस स्टेज में होते हैं और फिर इस स्टेज के बाद वो स्टेज 4 में चले जाते हैं जो कि मुकम्मल गहरी नींद होती है। स्टेज 4 जो है ये हमारे साथ डीपेस्ट स्लीप स्टेज है एंड द इंडिविजुअल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अवेकन। इसी तरह से जो स्टेज 4 है NREM स्लीप का, ये बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट स्टेज है स्लीप का, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं और फिर इनको जगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, समटाइम रिफर्स टू एज वेरी स्लीप, it is at this time that sleep walking and bed wetting can occur। बाज़ औक़ात इस स्टेज को जो है वेरी स्लीप भी कहते हैं, या इस स्टेज में जो लोग सो रहे होते हैं तो उस स्लीप को वेरी स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो लोग सो रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात वो लोग जो है नींद में जो है चलना फिरना शुरू कर देते हैं, या नींद में जो है वो अपने बिस्तर को क्या कर लेते हैं, गंदा कर लेते हैं, मतलब पेशाब कर लेते हैं नींद में। द इंडिविजुअल रेयरली मूव एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में जो इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत कम ही जो है वो क्या करते हैं, अपना जो साइड है वो चेंज करते हैं, या बहुत ही कम जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, vital sign and metabolism at their lowest with the parasympathetic system dominant। ठीक है, अब इस स्टेज में जो वाइटल साइन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट या लोवेस्ट स्टेज में होता है, और इसके साथ साथ जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है तो वो क्या होता है, एक्टिव हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर एनाबॉलिक हार्मोन्स सच एज प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन imply that anabolism is taking place particularly in the tissues with a high protein content। ठीक है, तो चूँकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट होता है तो इस वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है और दूसरे एनाबॉलिक हार्मोन जैसे कि प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन हो गए, तो इनकी जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनसाइड बॉडी हो रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडीज़ के जो इम्पेयर्ड टिश्यूज़ होते हैं या जितने भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं तो इनकी रिपेयरिंग का जो प्रोसेस होता है वो इस स्टेज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है और सेल जो है वो रिपेयर हो रहे होते हैं। दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोटीन सिंथेसिस एंड टिश्यू रिपेयर, और इसी तरह से इस दौरान जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है तो उसमें प्रोटीन जो है वो बनते हैं और इसके साथ साथ जो इम्पेयर्ड टिश्यूज़ होते हैं वो दोबारा से उसकी रिपेयरिंग हो रही होती है।
When people speak of having had a good night's sleep, it is likely primarily stage 4 sleep that they are referring to। और इसी तरह से जब आप इस स्टेज के बाद जब आप लोगों से कहते हैं या लोगों से पूछते हैं कि आपकी नींद जो थी वो कैसी थी, तो लोग जो है अक्सर इस स्टेज के बाद ये कहते हैं कि उनकी जो स्लीप थी वो बहुत ज़्यादा पुरसकून थी, पुराराम थी। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेज 4 स्लीप को कर रहे थे, मतलब डीपेस्ट स्लीप में जो है वो थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा आराम मिला और उनकी जो थकावट थी वो मुकम्मल तौर पर इस स्टेज 4 स्लीप की वजह से ख़त्म हो गई। NREM stage 3 and 4 are the deepest stages of sleep and often reported together as delta wave sleep for the amplitude waves seen on the electrocardiogram referring during these stages. 20 to 25% of sleep for the adult, but this percentage decreases with the age। अब ये हमारे साथ NREM स्टेजेस 3 and 4 जो है ये स्लीप के वो स्टेजेस है जिसमें जो लोग जब सो जाते हैं तो वो गहरे नींद में सो रहे होते हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ज़रिए उनकी जो हार्ट एक्टिविटीज़ को मैयर की जा रही होती है तो उनकी जो वेव की एम्पलीट्यूड होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइयर होती है, मतलब दो पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे ये अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं कि जो सोने वाले लोग होते हैं या जो सो रहे होते हैं तो वो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होते हैं, किसी भी किस्म की जो एक्टिविटीज़ है वो उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो वेव्स की एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाइयर होती है। और इसी तरह से स्टेज जो एडल्ट लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25% ऑफ स्लीप जो है वो क्या करते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 वाली स्लीप करते हैं। लेकिन ये परसेंटेज जो है टाइम के साथ साथ फिर डिक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि जब लोग जो है वो ओल्ड हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो ओल्ड एज में लोगों को नींद जो है बहुत कम ही आती है और ज़्यादातर वो फिर जागते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं REM स्लीप की। REM स्टैंड फॉर रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप, ठीक है। REM स्लीप इज समटाइम रेफर टू एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। REM स्लीप को जो है बाद औक़ात पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है, ठीक है। REM sleep is a very active stage with a high degree of cerebral and physiological activity। हमारे साथ वो स्लीप जो कि REM स्लीप होती है, तो ये स्लीप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टेज वाली स्लीप होती है, जिसमें जो सेरेब्रल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट में हो रही होती है, ठीक है। इसके साथ साथ REM sleep continue to facilitate protein anabolism, but during this same time there is great fluctuation in autonomic nervous system activity causing heart rate variability, ठीक है। अब REM sleep के दौरान प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन इसी दौरान जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक टोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसके साथ सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, ठीक है, REM स्लीप के दौरान वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह से एविडेंस सजेस्टेड दैट एड्रेनालिन सर्ज दैट मोर देन double during REM sleep may be responsible for episodes of ischemia, sudden cardiac death and stroke in the early morning hours, ठीक है। रिसर्च से जो है इस बात का पता चला है कि REM स्लीप के दौरान जब एड्रेनलिन की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है, ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस्कीमिया का जो
ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सडन कार्डियक डेथ का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रोक जो है मॉर्निंग सुबह सवेरे के दौरान जो है स्ट्रोक का जो ख़तरा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोस्ट ड्रीम अकर ड्यूरिंग रेम स्लीप। इसी तरह से MCQs के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो ड्रीमिंग करते हैं, तो वो रेम स्लीप के दौरान करते हैं। रेम स्लीप कैन लास्ट फ्रॉम 5 to 35 मिनट्स और इसी तरह से रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो टाइम पीरियड है वो 5 से लेकर 35 मिनट्स तक लोग जो है इस स्टेज में क्या करते हैं, स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं। ठीक है। रेम स्लीप इज़ of great importance to nurses because as the patient is entering this stage of sleep, the nurse may notice a change in vital signs and become concerned that the patient condition is worsening। ठीक है। अब हमारे साथ जो रिम स्लीप है तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नर्सेस के लिए, क्योंकि जब पेशेंट इस स्टेज में एंटर होता है तो इस स्टेज में एंटर होने के बाद इनके जो वाइटल साइन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है चेंजेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो नर्सेज होते हैं तो वो इसके ज़रिए जो क्लाइंट की कंडीशन है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उनको जो है फिर पता चलता है कि आया जो पेशेंट है इनकी कंडीशन जो है वो ठीक हो रही है या ख़राब हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे साथ एक साइकिल है जिसमें ये आपको बताया जा रहा है कि जब हमारे साथ पहला जो स्टेज होता है वो एनरेम स्टेज होता है, जिसमें स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 के बाद 3, 4 होता है और इसी तरह से स्टेज 2 एनरेम स्टेज का जो स्टेज 2 है ये हमारे साथ इसको एज अ डोर भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज के बाद जो है पेशेंट या जो बंदा सो रहा होता है वो गहरी नींद में चला जाता है और इसी तरह से वो एनरेम से डायरेक्टली रेम स्टेज में भी जा सकता है। ठीक है। जिसमें वो फिर ड्रीमिंग अक्सर औकात देखते रहते हैं। The cyclic nature of sleep and wakefulness is thought to be regularly regulated by complex neurochemical reaction arising in the tissues of the brainstem known as reticular formation। इसी तरह से जागने और सोने का जो नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल साइकिल है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको जो है एक कम्प्लेक्स न्यूरोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है हमारे ब्रेन स्टेम्स के टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है। जो न्यूरोकेमिकल रिएक्शन होते हैं तो इसके ज़रिए क्या किया जाता है, इस स्लीप एंड वेकफुलनेस का जो साइकिल है इसको रेगुलेट किया जाता है और इस कॉम्प्लेक्स न्यूरोकेमिकल रिएक्शन जो कि ब्रेन स्टेम्स के टिश्यूज़ के अंदर होता है इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। द स्लीप वेकफुलनेस साइकिल एज वेल एज REM and non-REM cycle are throughout be mediated by the neurotransmitters serotonins, dopamines, norepinephrine and epinephrines। ठीक है। इसी तरह से सोने एंड जागने का जो साइकिल है इसके साथ साथ रिम नॉन रिम साइकिल ये सारे इसको जो है जो रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन के ज़रिए किया जाता है। ठीक है। Current research suggests that control of sleep is a very complex process not confined to one localized part of the brain। और इसी तरह से मौजूदा रिसर्च से जो है इस बात का भी पता चला है कि हमारे साथ जो स्लीप पैटर्न होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस होता है जिसको हमारे ब्रेन का एक हिस्सा नहीं करता, बल्कि इस स्लीप प्रोसेस को कंट्रोल करने और इसको रेगुलेट करने में हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रोसेस को रेगुलेट करते रहते हैं। सर्कैडियन रिदम। अब हम बात करेंगे सर्कैडियन रिदम की कि सर्कैडियन रिदम क्या है। The sleep-wake cycle follows the circadian rhythm in a 24-hour cycle synchronized with other biological rhythm. Nighttime sleep is the normal pattern for most adults. Dear students, circadian rhythm किसे कहते हैं? Circadian rhythm से मुराद ये है कि आप जो है
नींद के टाइम जो है आप नींद करें और जागने के टाइम जो है आप जागते रहे और अपने जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करते रहे। मतलब 24 आवर साइकिल में आप के जो नींद की जो टाइम पीरियड है या नींद का जो पैटर्न है, ठीक है, स्लीप का जो पैटर्न है उसको जो है आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और स्लीप के टाइम के वक्त जो है आप स्लीप करें और जागने के वक्त जो है आप जागते रहें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो क्या होगा, वो नॉर्मल रहेगा। इसी तरह से आपकी जो हेल्थ है वो भी नॉर्मल रहेगी। आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर सकेंगे। और इसी तरह से स्लीप के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है 24 आवर साइकिल में वो क्या है, वो नाइट टाइम स्लीप है, ठीक है। मतलब रात के टाइम आप प्रॉपर तरीके से सोते हैं, टाइम पर सोते हैं और इसी तरह से सुबह फिर टाइम पर जागते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट टाइम होता है 24 आवर साइकिल में, ठीक है। When sleep occur during the low phase of circadian rhythm, circadian synchronization is present. Sleep that occur during normal waking hours is out of phase or desynchronized, ठीक है। कहते हैं कि जब आप 24 आवर साइकिल में सबसे जो लास्ट हिस्सा होता है 24 आवर्स का जो सबसे लास्ट हिस्सा होता है, मतलब नाइट टाइम होता है, तो नाइट टाइम के दौरान आप अगर प्रॉपर तरीके से टाइम पर सोते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो सर्केडियन रिदम होता है वो सिंक्रोनाइज होता है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है कि आपका जो पैटर्न होता है स्लीप का वो नॉर्मल होता है, जिससे आपकी बॉडी के जो दूसरे पैटर्न है वो भी फिर नॉर्मल रहते हैं और किसी किस्म की डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होती। लेकिन अगर आप इसके बरक्स उल्टा काम करें, नाइट के टाइम जो है आप पूरी रात जो है वो जागते रहे और फिर पूरा दिन जो है वो सोते रहे, तो इससे आपकी जो बॉडी के दूसरे फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो है इस तरह की स्लीप से किसी किस्म का आराम सुकून जो है वो नहीं मिलेगा और आप मज़ीद स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो स्लीप सिंक्रोनाइजेशन है, स्लीप सिंक्रोनाइजेशन में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बंदा अगर रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक जो है वो सोता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्लीप पैटर्न है और जो स्लीप टाइम पीरियड है वो क्या है, नॉर्मल है। प्रॉपर टाइम पर ये सोता है और प्रॉपर टाइम पर इसकी क्या होती है, वेकफुलनेस होती है, जागता है और फिर इसी तरह से ये क्या करता है, अपने नॉर्मल जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो नीचे वाले डायग्राम में स्लीप डीसिंक्रोनाइजेशन हुई है। मतलब एक बंदा है वो क्या करता है, वो सुबह के मतलब दोपहर के 2 बजे से, यहाँ पर दोपहर के 2 बजे से जो है वो सो गया है। फिर दोपहर के 2 बजे सोने के बाद जो है वो रात के 2 बजे जो है वो जाग गया है। अब 2 बजे जागने के बाद वो फिर क्या करेगा, पूरी रात जो है वो जागता रहेगा, ठीक है। पूरी रात वो क्या करेगा, जागता रहेगा या पूरी रात वो फिर से सो जाएगा। तो मतलब ये है कि इसने ओवर स्लीप कर ली, तो ओवर स्लीप की वजह से इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगी और इसी तरह से जो स्लीप पैटर्न है वो डीसिंक्रोनाइज हो जाएगी। डीसिंक्रोनाइज से सिंपल अल्फाज में मुराद ये है कि डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप पैटर्न क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। Desynchronized sleep is rated as poor quality sleep and causes a decreased arousal threshold. Therefore, frequent awakening are more likely. Irritability, restlessness, depression, anxiety, and decreased accuracy in task performance are characteristic effect of desynchronized sleep. ज़ाहिरी बात है, जब आप प्रॉपर तरीके से टाइम पर सोते नहीं हैं, टाइम पर जागते नहीं हैं, रात के वक्त पूरी रात जो है जागते रहते हैं और सुबह के वक्त पूरी डे जो है वो फिर सोते रहते हैं, तो इससे ये होगा कि आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी
और जब वो ख़राब होगी तो इससे फिर आपको स्लीप के ज़रिए किसी किस्म का सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे। आप मज़ीद इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाएंगे, मज़ीद जो है आप रेस्टलेसनेस मतलब बेसुकूनी का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। और इसी तरह से आप किसी भी किस्म की अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये सारे जो है ये डिसिंक्रोनाइज स्लीप के इफ़ेक्ट है जो कि आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते या सो नहीं लेते। Resynchronization with the circadian rhythm must occur whenever sleep has become desynchronized for the individual to establish a normal sleep activity pattern। इसी तरह से अगर कोई शख्स वो डिसिंक्रोनाइज स्लीप पैटर्न का शिकार हो चुका है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपने जो स्लीप पैटर्न है इसको दोबारा से क्या करे, बहाल करने की कोशिश करे और इसको नॉर्मल में लाने की कोशिश करे। और इस तरह करने से इसकी जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो फिर उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो इरिटेबिलिटी का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे और बेसुकूनी का शिकार होंगे। Although variables among individual, the resynchronization process is thought to require a minimum of 3 days with a consistent sleep-wake schedule। ठीक है, इसी तरह से एक शख्स जो है वो डिसिंक्रोनाइजेशन का शिकार हुआ है, वो जो है अपने आप को रीसिंक्रोनाइज करना चाहता है, वो अपने आप को अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें लाना चाहता है। तो वो अपने आप को नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर ला सकते हैं, मतलब 3 डेज़ तक वो प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को नॉर्मल रूटीन में ला सकते हैं। ड्यूरिंग रीसिंक्रोनाइजेशन द इंडिविजुअल often feels fatigued and unable to perform all of his or her activities of daily living। इसी तरह से जब वो अपने आप को नॉर्मल रूटीन की तरफ ला रहे होते हैं तो इस दौरान भी वो बंदा जो है थकावट का शिकार होता है, थकावट महसूस करता है और अपने नॉर्मल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।